नमस्कार। वाकई भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम सब जानते हैं, इसका नाम जुगाड़ है। बिल्कुल इसी तरह भारतीयों के पास एक ऐसा जीनियस है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो कुछ और हो, उसको कैसे नाकाम करना है ये भारतीयों को आता है। अभी सरकार ने अनाउंस किया था कि जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, दरमियाने, उनके लिए कर्ज दिए जाएंगे बहुत कम इंटरेस्ट पर, बहुत कम ब्याज पर। अब हमने आरटीआई डाली, द वायर ने, जो सूचना सामने आई है मैं आपको बताता हूँ, हैरान करने वाली है कि किस तरह से भारतीय जीनियस जो है हर नियम को, हर कानून को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो बात सामने आई है कि सरकार ने 58,561 करोड़ रुपए 615 अकाउंट्स में दिए कृषि ऋण की तरह, खेती के लिए कर्ज की शक्ल में सन 2016 में। तो अगर हम औसत निकालें तो हर अकाउंट में 95 करोड़ दिया गया, हर अकाउंट में 95 करोड़ दिया गया। 615 अकाउंट जो थे उनमें से खेती के लिए। अभी कैसे किसान है जो 95 करोड़ लोन लेते हैं? ये जानकारी हमें मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि हमने द वायर ने आरटीआई एक डाली थी, तो उसके जवाब में रिजर्व बैंक ने हमें ये बताया है। जो खेती से जुड़े हुए कर्जे होते हैं उनमें ब्याज की दर बहुत कम होती है और उनमें शर्तें भी बहुत कम होती हैं। तो ये इसलिए इनको आसान बनाया गया ताकि जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो जो एकदम हाशिए पे पड़े हुए किसान हैं, उनको आसानी से कर्ज मिल सके, और ब्याज की दर सिर्फ 4% रखी गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ये भी डायरेक्टिव इशू किया था सारे बैंकों को कि वो जितना भी पैसा है जो वो लोन की तरह देता है, उसका एक ख़ास हिस्सा एग्रीकल्चर, खेती, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, शिक्षा, हाउसिंग, फिर जो बुनियादी ढांचा था उसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसके लिए रखें। इसको कहा गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल। पीएसएल के तहत 18% का जो लोन का अमाउंट है वो बैंकों को देना होगा खेती के लिए। ठीक है, वो भी छोटे किसानों को, जो हाशिए पर पड़े हुए किसान हैं, उनको देना पड़ेगा। लेकिन किरण कुमार वीसा हैं, रायथू स्वराज्य वेदिका, उन्होंने वायर को बताया है, एंड आई कोट, द प्रॉब्लम इज दैट बैंक्स आर गिविंग अ बिग परसेंटेज ऑफ दिस टू कॉर्पोरेट एंड बिग कंपनीज एज ए रिजल्ट ऑफ विच फार्मर्स आर अनेबल टू अवेल दीज लोन्स। समस्या ये है कि जो बैंक हैं वो बड़े बड़े, इस बहुत बड़ा हिस्सा इन कर्ज़ों का बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट और उद्योगपति घरानों को दे रहे हैं, और जो छोटे और मझोले किसान हैं, हाशिए पर पड़े किसान हैं, उनको पूरा फ़ायदा नहीं मिल रहा। दरअसल बैंक इसलिए भी कर रहे हैं कि उनके लिए आसान होता है एक बड़ी कंपनी से डील करना, बजाय इसके कि 200 छोटे किसानों से डील करें। तो तमाम चीज़ें हैं, और भी कारण हैं। फिर उसके बाद वायर ने और आरटीआई फाइल करी, और जोनल ब्रांचेस जितनी भी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर फाइल करी, लेकिन किसी ब्रांच ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुंबई जोन ने जवाब दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई जोन का कहना है कि मुंबई सिटी ब्रांच जो है, जो सबसे अमीर इलाका है मुंबई का, उसमें है वो, उसने 29 करोड़ 95 लाख का लोन दिया, कर्ज दिया 3 अकाउंट्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी अजीबोगरीब बात हो रही है कि जो लोन, जो कर्ज छोटे मझोले किसानों को जाना था, उसको भी बड़े उद्योगपति घराने और कॉर्पोरेट घराने किस तरह से बैंकों के साथ मिलकर ले रहे हैं। एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, बहुत मशहूर है। उनका ये कहना है कि ये बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं इनको लोन दिए जा रहे हैं। देयर इज़ जस्ट शराड ऑफ सॉल्विंग फार्मर्स प्रॉब्लम। किसानों की समस्या को दूर करना केवल एक दिखावा है, सिर्फ एक दिखावा है। ये किस तरह के किसान हैं उनका कहना है। व्हाट काइंड ऑफ फार्मर्स आर दीज हु आर बीइंग गिवन ₹100 करोड़ इन लोन्स? ये किस तरह के किसान हैं, छोटे मझोले हाशिए पर पड़े हुए, जिनको 100 करोड़ के कर्ज दिए जा रहे हैं? दिस इज ऑल अ शो। व्हाई इज द इंडस्ट्री बीइंग गिवन लोन्स इन द नेम ऑफ फार्मर्स? उद्योगों को किसानों के नाम पर कर्जे क्यों दिए जा रहे हैं, ये इनका कहना है। सन 2000, मैंने आपको 2016 का तो बता दिया, 2015 में 604 अकाउंट्स में 52,143 करोड़ थे।
जो औसत आती है हर अकाउंट की वो 86 करोड़ 33 लाख आती है। और 2014 में उससे पहले 60,156 करोड़ दिए गए, जो औसत आती है 91 करोड़ 28,000 रुपये हर अकाउंट में जाती है एग्रीकल्चरल लोन के। क्योंकि एक 2015 में 604 अकाउंट्स थे और 2016 में ये जो अब मैंने आपको फिगर बताई है वो सामने आई है। देवेंद्र शर्मा ये भी कहते हैं कि लोन गिवन टू फार्मर्स एंड एग्री बिजनेस कंपनीज शुड बी सेपरेटेड। उनका ये कहना है कि जो एग्री बिजनेस कंपनीज हैं उनको जो कर्ज दिए जाते हैं और जो किसानों को कर्ज दिए जाते हैं उन दोनों को अलग अलग किया जाए। किसानों के नाम पर बड़ी कंपनियों को कर्जे ना दिए जाएं, क्योंकि उनके साथ एक एग्रीकल्चर का टैग लगा हुआ है, एक ठप्पा लगा हुआ है कि हाँ, कृषि के उनके जो उद्योग हैं या उनके जो उत्पादन हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं। तो आरटीआई से ये खबर सामने आई है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि भारतीय जीनियस एक बार फिर हमारे और आपके पैसे को किस तरह से निचोड़ रहा है, और उद्योग जो हैं, बड़ी कंपनियां, छोटे मझोले और हाशिए पर पड़े किसानों के नाम पर उनका जो हक है 4% पर ब्याज ले रहे हैं। 90 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया। ज़रा हम चाहते हैं सरकार इस बात पर तवज्जो दे। कल सुबह जब मैं टेलीविज़न देख रहा था तो एक ख़ास चैनल पर बताया जा रहा था कि किस तरह से सारे भारत में सवर्णों ने बंद बुलाया है, और किस तरह से वो चैनल कहाँ कहाँ से अपने रिपोर्टर्स के साथ दिन भर हमें खबर देता रहेगा बंद को लेकर। लेकिन इतने में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई LGBTQ जो है कम्युनिटी, उसको लेकर, और फिर सारा चर्चा का जो सारा रुख था वो उस तरफ मुड़ गया। दरअसल सवर्णों का जो बंद था वो SC/ST एक्ट के खिलाफ था। वो चाहते थे कि ये बड़ा सख्त कानून है, इसमें ढिलाई बरती जाए। इस कानून के मुताबिक दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं और आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना बेल के। इसमें अग्रिम ज़मानत का भी प्रोविज़न नहीं। तो इस बात को लेकर सवर्णों में बहुत गुस्सा था, तो उन्होंने अखिल भारतीय बंद बुलाया था। अब अखिल भारत को अगर हम देखें तो उसमें 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। लेकिन बंद का जो असर देखा गया वो बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा गया, जहां दुकानदारों ने अपने दुकानों के शटर नीचे बंद कर दिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा दुकानें, स्कूल और बाकी और भी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में बंद रहे। लेकिन जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा पूर्वी भारत के लीजिए, उड़ीसा, बंगाल वगैरह, इधर वेस्ट जो इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में असर था, लेकिन और कहीं असर दिखा नहीं बंद का। इसमें जो बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, वो यही हैं कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि that to arrest persons accused of committing an offence under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, approval of the concerned senior superintendent of police will be required. तब ये कहा था 20 मार्च को कि जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी होगा SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी करने से पहले। 6 अगस्त को लोकसभा ने ये पास किया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स Prevention of Atrocities Amendment Bill 2018, which sought to overturn the SC order which had struck down the provision for immediate arrest. तो इसमें ये था, प्रोविज़न था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें मंजूरी लेना ज़रूरी है, उसको रद्द कर दिया जाए। The bill provides that an investigating officer will not require the approval of any authority. जो बिल है उसमें ये प्रावधान है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले SC/ST एक्ट के तहत। इसके अलावा ये भी बिल में है, इट प्रोवाइड्स दैट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR अगेंस्ट दोज अक्यूज्ड अंडर द एक्ट, कि जिनके खिलाफ शिकायत है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए किसी शुरुआती जांच की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अपने आप में इसमें काफ़ी सारा स्कोप लोगों को दिखा, सवर्णों को दिखा, जो अगड़े भी बोलते हैं उनको और ऊंची जाति भी बोलते हैं,
उनको दिखा कि इसका बहुत मिसयूज़ भी होगा, और हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मिसयूज़ हुआ भी है। लेकिन जिस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए, जिस तरह की हिफाजत चाहिए दलितों को, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत भी है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं कल के बंद की थोड़ी जानकारी दे दूँ पहले मैं। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में कहीं पर छिटपुट हिंसा हुई थी। बिहार बीजेपी के हेडक्वार्टर पर, जो पटना में हेडक्वार्टर है बीजेपी का, लोगों ने नारे लगाए कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। उधर से यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना था कि भारत बंद के कोई मायने नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं और किसी लोकतंत्र में हर एक को उन्हें जाहिर करने का अधिकार है। लेकिन अब मैं आता हूँ इस पर, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता दूं। शेड्यूल कास्ट, जो दलित हैं, उनके खिलाफ और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ जो अपराध हैं, ज़्यादतियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ तो 5.5% बढ़ी हैं और दलितों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ 4.7% बढ़ी हैं 2015 से 2016 तक। और पिछले 10 सालों में, अब 2018 हैं, 2017-18 से लेकर अब तक जो दलित महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार की घटनाओं में दुगनी बढ़ोतरी हुई है, 2 गुना हो गई हैं वो। हर 15 मिनट में किसी न किसी दलित के साथ कोई ना कोई अपराध किया जाता है, ज़्यादती की जाती है। और हर रोज़ 6 दलित महिलाएं पूरे भारत में जगह जगह उनका बलात्कार किया जाता है। तो अगर इस तरह की एट्रॉसिटीज़, ज़्यादतियाँ होती हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका मिसयूज़ ना हो, दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग होने की भी बहुत सी वजह सामने आई हैं, बहुत सारे केसेस में दुरुपयोग भी हुआ है। लेकिन क्या हमारा जो पूरा ढांचा है, पुलिस का ढांचा, इस काबिल है कि वो दुरुपयोग को रोक सके? एक ये सवाल भी उठा। ऊपर से अब समझ देखिए हमारे नेताओं की। लोकसभा की स्पीकर हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने आज कहा कि मान लीजिए, ये उनका कहना है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैंने अपने बेटे के हाथ में बड़ी चॉकलेट दे दी और बाद में लगा कि एक बार में इतनी बड़ी चॉकलेट खाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप बच्चे के हाथ से वो चॉकलेट ज़बरदस्ती लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते। ऐसा किए जाने पर वो गुस्सा करेगा, रोएगा, मगर 2-3 समझदार लोग बच्चे को समझा बुझा कर उससे चॉकलेट ले सकते हैं। अभी चॉकलेट क्या है? SC/ST एक्ट के वो प्रावधान हैं जो दलितों की हिफाजत करते हैं, या सुमित्रा जी के दिमाग में कुछ और था? आगे कहती हैं, किसी व्यक्ति को दी हुई चीज़ अगर कोई तुरंत छीनना चाहे तो विस्फोट हो सकता है। ये सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है कि पहले एक तबके पर अन्याय किया गया था तो इसकी बराबरी करने के लिए अन्य तबके पर भी अन्याय किया जाए, सवर्णों पर। यानी हम अन्याय के मामले में बराबरी नहीं करनी है, हमें लोगों को न्याय देना है। यानी दलितों को जो एक सुरक्षा प्रदान की गई इस कानून के ज़रिए, वो एक बड़ी चॉकलेट की तरह है जिससे दलितों का और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी सेहत ख़राब होने का खतरा है। लेकिन उनसे ये अचानक झटके से नहीं वापस लिया जा सकता। प्यार से समझा बुझाकर धीरे धीरे वापस ले लेंगे और ये था स्थिति, जो हाल पहले था उसी पर आ जाएंगे। बहरहाल हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि दक्षिण भारत, जैसे मैंने कहा, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और बिल्कुल नॉर्थ कश्मीर में तो लागू नहीं होता ये, क्योंकि उनका अपना कानून है वहाँ पर। हमें कहीं और से खबर नहीं आई। ये हिंदी भाषी जो राज्य हैं जहाँ चुनाव होने हैं और जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ से खबर आई हैं। ये बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, मिली जुली सरकार है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब अलग से है। वैसे भी देखा गया है कि किसी बंद को कामयाब बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से इतना ही काफ़ी होता है ये कहना कि स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं और दुकानें भी बंद रखें। आधा बंद तो प्रशासन ही, सरकार ही सुनिश्चित कर देती है कि कामयाब होगा। तो कल के बंद से क्या बातें सामने निकल कर आएंगी, चॉकलेट कितने धीरे धीरे वापस ली जाएगी दलितों से और शेड्यूल ट्राइब से, ये देखना बाकी है। नमस्कार। आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें, ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।